एक हार गए तो चिंता क्या है, इन हारे सिक्कों को इतना गिनता क्या है। हार गए तो चिंता क्या है, इन हारे सिक्कों को इतना गिनता क्या है। बस एक जीत के आगे इन हारे सिक्कों का बजते रह जाना तय है। सूरज का फिर से आना तय है, इन काली रातों का ढल जाना तय है। दोस्त, एग्जाम में आप अपने पेपर में अकेले हो जाओ, रिजल्ट के बाद पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। और अगर इस समय दुनिया बनाने में लगे हो, रिजल्ट के बाद तुम अकेले हो जाओगे। ठीक है, पेपर पे फोकस करो, अपने पेपर पर। चलिए देखिए, जीडी का मॉडल पेपर हम लोग कर रहे हैं। कितने मॉडल पेपर कर चुके हैं? 11। ये 12वां मॉडल पेपर है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर करंट के क्वेश्चन शामिल कीजिए, मैंने करंट के क्वेश्चन इसमें क्या किया है, शामिल किया हुआ है। जो जो कहा था आप लोगों ने, सारे डिमांड मैंने मान लिए हैं। आप लोगों के जो बचे हुए डिमांड है वो जल्द ही मैं पूरा करूंगा आप लोग को। आप लोगों ने कहा कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाइए, जल्द ही मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा आपको। बस आप अपने मित्रों तक वीडियो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा लोगों को पहुंचाओगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना बेहतर मैं आपके लिए करने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। चलिए पेपर देखिए, आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन सामने है, जीडी का पेपर है, मॉडल पेपर 1 है। मॉडल पेपर नंबर क्या है? 12। मॉडल पेपर नंबर क्या है? 11 करा चुका हूं, सॉरी। मॉडल पेपर क्या है? 12वां। ये पेपर नंबर क्या है? 12। और 12 पेपरों में आप लोग जैसे भी जो जो टॉपिक आपने कहा है वो सारे सब मैंने शामिल किए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग। कह रहा जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जान रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर जुड़ा हुआ है? तो बेटा आप ये जान ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को शामिल करने का पर्पज क्या है? ताकि इससे जुड़ी हुई सारी घटनाएं मैं आपको क्या करूं, बता दूं। आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है ये, तो ताकि मैं बता दूं आपको, तो इससे जुड़ी हुई सारी घटनाएं बता देता हूं। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे, कितना? बस महात्मा गांधी के आगमन तक पीछे चलते हैं। ठीक है, इतिहास में चलिए थोड़ा पीछे जाएंगे तो कितना? महात्मा गांधी के आगमन तक। थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या पहला डाटा देखते हैं। क्या आपको क्या याद रखना है कि 9 जनवरी 1915 को क्या होगा? महात्मा गांधी, यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एमजी, महात्मा गांधी का क्या दक्षिण अफ्रीका से क्या होगा दोस्त? वापसी होगा। पूरी इतिहास अभी नहीं पढ़ाऊं। दक्षिण अफ्रीका से क्या होगा? वापसी होगा। याद रख लेना, इन्हीं के वापसी के कारण क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आएंगे गांधी, तो होगा क्या महात्मा गांधी जी? तो होगा क्या बेटा? यहीं पर चालू था क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध चालू था। कब से कब तक? 1914 से 1918 तक क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। और जब गांधी आएंगे तो भारतीयों को बेटा क्या काम करेंगे? भारतीयों को कहेंगे भारतीय अंग्रेजी सेना में क्या हो जाओ? भर्ती हो जाओ। भारतीय क्या हो जाओ? अंग्रेजी सेना में भर्ती। तो लोग इन्हें कहेंगे सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। क्या कहेंगे? सार्जेंट। इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला क्या कहा जाएगा दोस्त? सार्जेंट। और अंग्रेज इन्हें एक उपाधि देंगे, उसी उपाधि का नाम क्या है? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की क्या देंगे? उपाधि देंगे। किसे? महात्मा गांधी को। किसे बेटा? महात्मा गांधी को क्या देंगे दोस्त? उपाधि देंगे। बच्चा, बेटा, दोस्त, यार, मित्र, जो समझ पाओ। चलो देखिए, केसर ए हिंद की क्या देंगे? ये उपाधि देंगे। इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा क्या होगा? इसके बाद 1916 में क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन। किसका? कांग्रेस का क्या होगा? लखनऊ का अधिवेशन। और ये लखनऊ का अधिवेशन, लखनऊ का जो अधिवेशन होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे एसी मजूमदार। कौन? एसी मजूमदार करेंगे। इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार कौन करेंगे? एसी मजूमदार। और इसी अधिवेशन में बिहार से एक व्यक्ति आएंगे, नाम सुन लीजिए। बिहार से जो आएंगे कौन? उनका नाम होगा राजकुमार। क्या नाम होगा उनका? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल होगा। यही क्या करेंगे? चंपारण के किसानों के स्थित से क्या कराएंगे? स्थित से अवगत कराएंगे। किससे? गांधी को अवगत कराएंगे।
किसे अवगत कराएंगे, किसे, महात्मा गांधी को। और यहीं से महात्मा गांधी कहाँ निकल पड़ेंगे, चंपारण। कहाँ निकल पड़ेंगे, चंपारण। और चंपारण में दोस्त क्या होगा, 1917 में क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। और यही एमजी गांधी का, महात्मा गांधी का क्या है, यही महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह है, प्रथम सत्याग्रह है। यही महात्मा गांधी का क्या है, प्रथम सत्याग्रह है। दोस्त एक बात और याद रखना, क्या यहीं पर ये क्यों किया गया है, तो ये तीन कटिया कानून के लिए, किसके लिए किया गया है, तीन कठिया कानून। तीन कटिया कानून क्या था, नील की खेती से जुड़ा था। किस खेती से जुड़ा था, नील की खेती से। नील की खेती से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। कितना, 3/20। कितना, 3/20। इसमें कहा गया था कि चंपारण के किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या होगा, अनिवार्य होगा मित्र, क्या होगा, अनिवार्य। और इसीलिए महात्मा गांधी क्या करेंगे, चंपारण सत्याग्रह करेंगे। इसके बाद दोस्त होगा क्या, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्त ये होगा कि महात्मा गांधी सफल हो जाएंगे और चंपारण के सत्याग्रह में सफलता के कारण, चंपारण के सत्याग्रह में सफलता के कारण एक व्यक्ति आएंगे, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या करेंगे, महात्मा गांधी को क्या देंगे, महात्मा की उपाधि। गांधी जी को क्या देंगे, महात्मा। यहीं पर क्या कहेंगे, महात्मा। क्या कहेंगे, महात्मा। इसके बाद बेटा ये गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। इसके बाद आप सुनिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे दोस्त। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करेंगे। कब, 1918 में। किसके कारण फैला था ये, प्लेग बीमारी, प्लेग के बोनस को लेकर था। किसके, प्लेग के बोनस को लेकर था। और यहां भी महात्मा गांधी क्या हो जाएंगे, सफल। इसके बाद बेटा आपको याद रखना है क्या, इसके बाद एक डाटा आपको याद रखना क्या, खेड़ा असहयोग। ये क्या था, ये 1918 में करेंगे। और ये महात्मा गांधी का क्या था, प्रथम असहयोग था। ये क्या था महात्मा गांधी का, ये था बेटा प्रथम असहयोग। ये था प्रथम असहयोग आंदोलन। और यहां बेटा बोनस को लेकर मजदूर मांगेंगे 50% बोनस, मिल मालिक देने को तैयार होंगे 25। लेकिन बेटा एक जूरी मेंबर का कमेटी बनाया जाएगा रिटायर अधिकारियों की, और वो कहेंगे 35% देना क्या रहेगा, अनिवार्य। और इसमें दे देंगे, इसमें क्या दिया जाएगा, उनको बोनस दे दिया जाएगा। इसके बाद बेटा आपको याद रखना है, इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब क्या काम किया जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या काम किया जाएगा, सर्वेश की संध होगी या सर्वेक्स की संध होगी, और तुर्की के सुल्तान के पद को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और भारत में अली बंधु, नाम रटिए, अली बंधु कौन कौन, शौकत अली और महमूद अली मिलकर क्या करेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन। और यहीं से 1919 में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता करेंगे महात्मा गांधी। और यहीं से चालू क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। क्या हो जाएगा दोस्त, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के बाद आपको याद रखना है 1920 में क्या चालू कर देंगे, असहयोग। क्या, असहयोग आंदोलन। क्या चालू करेंगे दोस्त, असहयोग आंदोलन। अब ध्यान दीजिए, इसी 1920 में बेटा, यही 1920 में एक एक्ट आएगा 1920 में, जो कहलाएगा रोलेट एक्ट। क्या कहलाएगा, रोलेट एक्ट। और इसी को कहा जाएगा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के क्या, कानून। इसे कहेंगे काला कानून। और इसी का विरोध किया जाएगा। इसी का क्या किया जाएगा, विरोध। और इसी के विरोध करते समय किसको, डॉक्टर सत्यपाल को तथा डॉक्टर सैफुद्दीन
कुचलू, शाफर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, कुचलू सॉरी, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, इनको क्या कर लिया जाएगा दोस्त, गिरफ्तार। डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, इनको क्या कर लिया जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार। इनके साथ किसको गिरफ्तार किया जाएगा, महात्मा गांधी को। बेटा कब गिरफ्तार किया जाएगा, कहीं कहीं 9 अप्रैल मिलेगा और कहीं कहीं बेटा क्या मिलेगा, ये 10 अप्रैल लिखा हुआ क्या होगा, मिल जाएगा। और इन्हीं दोनों के रिहाई में, इन्हीं दोनों जग के रिहाई में क्या काम किया जाएगा, अगला बात दोस्त ठीक से लिखना, क्या 13 अप्रैल 1919 को क्या होगा, बैसाखी का दिन रहेगा। क्या रहेगा, बैसाखी का दिन रहेगा, बैसाखी का दिन रहेगा। और इसी दिन क्या काम किया जाएगा, इसी दिन क्या काम किया जाएगा, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में क्या बुलाया जाएगा, एक विशाल सभा बुलाया जाएगा, विशाल सभा। इसी सभा पर ये जो कहा गए जनरल डायर क्या चला देंगे बेटा, गोली चलाने का क्या दे देगा, आदेश दे देगा। रिपोर्ट क्या देगा, 379 लोग क्या गए, मारे गए। सही मायने में बेटा वास्तव में 1000 लोग से अधिक क्या हो गया था, मारे गए थे। कहा जाता है कि इसकी मिट्टी क्या हो गई थी, लाल हो गई थी। और इसी को कहा गया जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग नरसंहार। और इसी नरसंहार में बेटा जलियांवाला बाग के कारण, इसी के कारण किन्होंने अपनी उपाधियां त्याग दी, ध्यान देना, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके अलावा क्या क्या उपाधि त्यागा था, नाइट की उपाधि। कौन सी उपाधि, नाइट की उपाधि। महात्मा गांधी इन्होंने कौन सी उपाधि त्यागा था, केसर ए हिंद की क्या त्यागा था, उपाधि। केसर ए हिंद की क्या त्याग दिया था, उपाधि। इनके अलावा बच्चा शंकर नारायण जी ने क्या काम किया था, इन्होंने बेटा क्या काम किया था, इन्होंने उपाधि त्याग दी थी शंकर नारायण जी ने, किसकी, वायसराय की कार्यकारी परिषद से, वायसराय की कार्यकारी परिषद से क्या दे दिया था, त्याग पत्र। क्या, त्याग पत्र। एक व्यक्ति और थे बेटा जिनका नाम क्या था, तेज बहादुर सुप्रू। इन्होंने कौन सी उपाधि त्यागी थी, राय बहादुर की उपाधि क्या किया था, इन्होंने त्याग दिया था। किसने त्याग दिया था, तेज बहादुर सुप्रू ने। यह था बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान देना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, इसकी जांच के लिए क्या बनाया गया था, एक कमेटी, हंटर आयोग। कौन सा आयोग बेटा, हंटर आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बेटा, हंटर आयोग। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। चिमनलाल सीतलवाड़ा थे। और कौन थे, सुल्तान अहमद थे। और कौन थे बेटा, जगत नारायण थे। कौन थे, जगत नारायण थे। और इन लोगों ने कहा, इनका क्या था, ये विवेकहीन निर्णय था। क्या कहा, हंटर आयोग ने। लेकिन बेटा जब तक हंटर आयोग अपनी रिपोर्ट देता तब तक इन्होंने क्या काम किया, जनरल डायर को भारत से क्या किया, भगा दिया। और इसी पर बेटा बच जाएगा कौन, उधम सिंह। और जाके लंदन में जनरल डायर को गोली मारेंगे कौन, उधम सिंह बेटा। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। बेटा इसी वक्त आप याद कर लीजिएगा, इसी वक्त समझ लीजिएगा, 1922 में कब बेटा, 4 फरवरी को। कुछ किताबों में क्या मिल जाएगा, 5 फरवरी को। हालांकि 5 फरवरी सही डाटा है, लेकिन इस बार पीओमओ ने 4 फरवरी को बताया है क्या, चौरा चौरी कांड। क्या बेटा, चौरा चौरी कांड। कौन सा कांड, चौरा चौरी कांड। और इसी के तहत बेटा क्या काम किया जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्या, असहयोग आंदोलन
को क्या ले लिया जाएगा, असहयोग आंदोलन को वापस। कब लिया जाएगा, 12 फरवरी को। कहां पर, वर्धा में। वर्धा में बुलाया जाएगा क्या, बैठक, और 12 फरवरी को क्या ले लिया जाएगा, ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। तो मित्र सही जवाब क्या है इसका, जनरल ओ डायर। इनका नाम क्या है, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर। अगला सवाल देखें, कह रहा महाभारत का पारसी अनुवाद किसने किया है। महाभारत का मित्र पारसी अनुवाद किसने किया है, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। एक व्यक्ति है अकबर के शासनकाल में 1582 में, ठीक से देखना, 1582 में बेटा कौन थे, इनका पूरा नाम जो था उनका नाम, अच्छा पहले ध्यान दीजिए, जो पारसी भाषा में लिखा गया था इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था रजनामा, 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 क्या था इसका नाम, रजनामा था। और बेटा क्या काम किसने किया था, तो इनका नाम था अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर बुदियानी, बदियानी, अब्दुल कादर बुदियानी। कब किया था, 1582 में किया था। कौन था इस समय, इस समय बेटा क्या था, अकबर। ध्यान देना, इसी समय बेटा अकबर ने दिन इलाही धर्म की क्या किया था, शुरुआत वगैरह किया था। यहीं पर क्या काम किया था, इलाही संवत की शुरुआत किया था, है ना। तो यहीं पर अकबर ने, अकबर के शासनकाल में क्या किया था, महाभारत का पारसी अनुवाद किया था। महाभारत का क्या किया था, पारसी अनुवाद किया था। कितने खंड में है बेटा, 4 खंड में है। कितने खंड में है बेटा, 4 खंड में है। ध्यान देना, आपको यहीं पर और बात याद रखना है, अबुल फजल, अबू फजल के बारे में याद रखना है आपको। कौन, अबुल फजल, अबू फजल, अबू फजल के बारे में याद रखना है। क्या इन्होंने बेटा क्या काम किया है, अबू फजल ने एक किताब लिखा है क्या, अकबर नामा। क्या लिखा है, अकबर नामा। अकबर के 9 रत्नों में क्या थे, एक थे दोस्त, एक आपको याद रखना का, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना, खाने खाना। ये कौन थे, बैरम खां के क्या थे दोस्त, ये पुत्र थे, बैरम खां के ये पुत्र थे। और इन्होंने ही बच्चा तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी का क्या था, ये तुर्की भाषा में था। और इन्होंने तुजुक ए बाबरी को किस में अनुवाद किया, फारसी भाषा में, जिसे आप जानते हैं किस नाम से, बाबर नामा के नाम से। किस नाम से, बाबर नामा के नाम से। किस नाम से मित्र, बाबर नामा के नाम से। ठीक है, तो आपको यह बात याद रखना है। कौन, इसमें कौन थे, बुदियानी। महाभारत की फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बुदियानी। किसके शासन काल में, अकबर के शासन काल में। ध्यान देना बेटा, रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा इसी अकबर के संरक्षण में ही लिखा गया था, अवधी भाषा में। और अकबर ने तुलसीदास को कहा था कि नवरत्नों में शामिल हो, लेकिन तुलसीदास शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा, गांधी जी ने दंडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था बेटा। चौरा चौरी कांड तक आपको कहानी बता दिया था गांधी के बारे में। थोड़ा सा गांधी के बारे में और जान लेते हैं। चौरा चौरी कांड के बाद बेटा गांधी को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार। और गांधी जी क्या हो जाएंगे, 6 वर्षों की सजा सुनाया जाएगा उनको। और वो छूट कर आएंगे बेटा, कब, गांधी जी छूट कर कब आएंगे, वही सेम तारीख 25 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण छूट आएंगे। और आकर क्या काम करेंगे, बेलगांव का क्या करेंगे, अधिवेशन। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया, महात्मा गांधी ने। ध्यान देना बेटा, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी क्या काम करेंगे, 11 सूत्रीय मांग। और यही 11 सूत्रीय मांग में एक मांग क्या रहता है, नमक पर कानून को क्या कर देना, खत्म कर देना। बेटा इस समय वायसराय कौन रहेगा, ध्यान देना, वायसराय कौन रहेगा इस समय बेटा वायसराय रहेंगे कौन, इरविन। कौन रहेंगे, इरविन रहेंगे बेटा। कौन, वायसराय। इरविन रहेंगे बेटा क्या, वायसराय। और इरविन से चिट्ठी लिखेंगे महात्मा गांधी। क्या कहेंगे मेरा 11 सूत्रीय मांग मान लो, मानेंगे नहीं तो गांधी कहेंगे, चिट्ठी लिखेंगे गांधी जी इरविन को कि मैंने रोटी मांगा था, बदले में आपने मुझे लाठी दिया। गांधी लिखेंगे क्या, इरविन को क्या कहेंगे, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इंतजार की घड़ियां क्या हुआ, खत्म हुई। बच्चे क्या काम करेंगे, 12 मार्च 1930 को गांधी कहाँ, अपने साबरमती आश्रम से क्या होगा, निकलेंगे।
कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। बेटा 244 मील, कहीं कहीं 243 मील मिल जाएगा। 244 मील यात्रा तय करने के बाद महात्मा गांधी कहाँ पहुंच जाएंगे? महात्मा गांधी 6 अप्रैल दोस्त, कब? 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंच जाएंगे? दंडी गांव। कहाँ पर? दंडी गांव, समुद्र किनारे। और यहीं पर नमक कानून को क्या करेंगे? नमक कानून को तोड़ देंगे। नमक कानून को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो किसके लिए किया है? किसके लिए किया है दोस्त? किसके लिए किया है? नमक कानून के। इसके बाद बेटा क्या होगा? इसी समय बेटा 1930 में क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इतिहास में इसका डेट भी बताऊंगा आपको। प्रथम गोलमेज क्या होगा? सम्मेलन होगा। प्रथम गोलमेज क्या होगा? सम्मेलन होगा। क्या होगा दोस्त? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब कांग्रेस भाग नहीं ले पाएगी। क्यों नहीं ले पाएगी कांग्रेस भाग? क्योंकि गांधी क्या कर रहे हैं? सबने अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। अब बच्चा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में होगा क्या? क्या होगा? अंबेडकर और जिन्ना ये पृथक निर्वाचक मंडल के लिए क्या कर लेंगे? आपसी मतभेद और सांप्रदायिक मतभेद के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। अब ब्रिटिश सरकार को लग जाएगा कि तब तक गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होगा जब तक कि कांग्रेस शामिल ना हो। मित्र क्या हो जाएगा? 5 मार्च। क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931 को क्या हो जाएगा? गांधी इरविन क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता। रट्टा मार लो दोस्त, गांधी इरविन क्या हो जाएगा? समझौता। गांधी इरविन समझौता। और सरोजिनी नायडू इसी समझौते को क्या कहेंगी? इसी समझौते को सरोजिनी नायडू क्या कहेंगी दोस्त? कहेंगी दो महान आत्माओं का मिलन। क्या कहेंगी? दो महान आत्माओं का मिलन है। गांधी इरविन समझौता क्या है? दो महान आत्माओं का मिलन है। और इसी में बेटा इरविन गांधी की शर्तें मान लेंगे और गांधी इरविन की शर्तें मान लेंगे। क्या काम कहेंगे? कहेंगे गांधी नमक पर कानून खत्म कर दिया जाए, पूर्ण शराबबंदी किया जाए। नमक पर कानून खत्म किया जाए, पूर्ण शराबबंदी किया जाए। भारतीयों को विदेशी सामानों का बहिष्कार करने का क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। अब बच्चा मान लेंगे। भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। सेना में अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना का अनुपात बराबर किया जाए। सेना के बजट को क्या किया जाए? घटाया जाए। और ऐसे इरविन कहेंगे गांधी आपके मांगों को मैं मान ले रहा हूं, बदले में आपको क्या काम करना है? आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लेना है? भाग लेना है। तो भाई साहब गांधी पहुंच जाएंगे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। अंबेडकर पहुंच जाएंगे। अंबेडकर फिर कहेंगे मुझे दलितों के लिए चाहिए पृथक निर्वाचक मंडल, फिर असफल हो जाएगा। गांधी लौट कर आएंगे, कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गांधी कहेंगे देशवासियों मैं खाली हाथ आया हूं पर खाली नहीं आया हूं। मैं खाली हाथ आया हूं पर खाली नहीं आया हूं। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं आपको, इतिहास पढ़ाऊंगा आपको तो मैं पूरी मूवी दिखा दूंगा आपको। क्या कहेंगे? गांधी जब जाएंगे तो इनके साथ सरोजिनी नायडू भी जाएंगी और इनका बेटा हुआ घनश्याम दास भी जाएगा। घनश्याम दास भी जाएंगे। कहाँ? गोलमेज सम्मेलन लंदन में जाएंगे। उनके साथ कौन जाएंगे? ये भी जाएंगे। कौन जहाज से गिरा वो भी बताऊंगा मैं आपको इतिहास में। चलिए तो गांधी भी समझ, गांधी लौट कर आएंगे, कहेंगे अंग्रेजों धोखा दे दिया, फिर चालू कर देंगे। क्या? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चालू कर देंगे? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा क्या चालू कर देंगे? आंदोलन। अब भैया गांधी को इसी में क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार। गांधी को इसी में क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार। कांग्रेस को घोषित कर दिया जाएगा अवैध संस्था। अब भैया क्या काम किया जाएगा? गांधी हो जाएंगे गिरफ्तार। और गांधी जब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे इसी में, तब बेटा हुआ इसी के समय में फिर क्या हो जाएगा? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। अब अंबेडकर फिर जाएंगे। गांधी कहेंगे अंबेडकर तू जाया ना तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, वरना मैं मर जाऊंगा। गांधी भैया यरवदा जेल में क्या काम करेंगे? यरवदा जेल में क्या काम करेंगे? आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। किस पर बेटा हुआ? आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा बेटा हुआ का पूना पैक्ट। क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट हो जाएगा। किसके किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट हो जाएगा। और इसी में बेटा
पृथक निर्वाचक मंडल की जगह कौन सी व्यवस्था अपनाया जाएगा? आरक्षण की। कौन सी व्यवस्था? आरक्षण की। और इसी के ठीक बाद रट्टा मान लीजिए दोस्त, गांधी दलितों के आंदोलन में अपना रुचि अधिक दिखाएंगे और क्या काम करेंगे? हरिजन यात्रा करेंगे। हरिजन यात्रा, हरिजन नामक पत्रिका निकालेंगे। ध्यान देना, दलितों के लिए पहली बार दलित शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ही करेंगे और यही लिखेंगे बेटा 1932 में ही। क्या 1932 में ही महात्मा गांधी क्या काम करेंगे? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करेंगे। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करेंगे। हरिजन यात्रा निकालेंगे, हरिजन नामक पत्रिका निकालेंगे। हरिजन नामक पत्रिका निकाल क्या हरिजन, और क्या करेंगे? क्या काम करेंगे? गांधी जाकर क्या काम करेंगे? गांव गांव यात्राएं करेंगे और दलितों को क्या काम करेंगे? कुआं, तालाबों, सार्वजनिक स्थानों पर क्या दिलाएंगे? प्रवेश दिलाएंगे। कौन? महात्मा गांधी। चलिए, पूरी बात आपको बता दिया। मित्र, सही जवाब क्या हो जाएगा? मित्र, सही जवाब क्या हो जाएगा? नमक कर लगाने के विरोध में। अगला सवाल देखें, कह रहा महमूद गजनबी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? महमूद गजनबी बेटा हुआ क्या बहुत ठीक आदमी ना रहे, इतिहास पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल समय थोड़ा कम है, लंबा हो जा रहा क्लास ना, थोड़ा समय कम है, थोड़ा शॉर्ट बात करें। चलिए ठीक है, क्या काम करेंगे? ये क्या काम करेगा? ध्यान सुना बेटा, भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी कौन था? अरब आक्रमणकारी कौन था? तो बच्चा क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। कौन बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ये क्या था? ये पहला अरब आक्रमणकारी था। ये क्या था? ये पहला अरब आक्रमणकारी था। कब करेगा? 712 में। कहां पर? देवल पर। किसके विरुद्ध? दाहिर के विरुद्ध। कौन? ब्राह्मण राजा दाहिर। और यही क्या करेगा? भारत में पहली बार क्या लगाएगा? जजिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। जो इंपॉर्टेंट उसको रट्टा मान लीजिए, इतिहास पढ़ाते हुए पूरा डिटेल बताऊंगा अभी। फिर से देखिए, पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, पहला सफल आक्रमणकारी है। यह भी मैं आपको बताऊंगा इतिहास में कि पहला, इससे पहले भी प्रयास हो चुका था, 691 में प्रयास हो चुका था, लेकिन वो सब असफल था बॉम्बे वगैरह पर। पहला सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमणकारी था। क्या था ये? अरब आक्रमणकारी। लेकिन बेटा हुआ पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुतगीन। कौन था? सुबुतगीन। कौन था बेटा? सुबुतगीन। इस सुबुतगीन कौन है? ये बेटा अल्पतगीन का गुलाम है। कौन है? अल्पतगीन का गुलाम है। और अल्पतगीन कौन है? गजनी वंश के क्या हैं? ये संस्थापक हैं। कौन? अल्पतगीन ये क्या है? गजनी वंश के क्या हैं? संस्थापक हैं। और यही बेटा सुबुतगीन बेटा 998 में भारत पर पहला आक्रमण करेगा। पहला तुर्क आक्रमणकारी कहां पर करेगा बेटा हुआ? पेशावर पर करेगा। क्या करेगा? ऊपर करेगा बेटा जयपाल, हिंदू राजा क्या करेगा? ऊपर, जयपाल के ऊपर। और इनको क्या करेगा? पराजित कर देगा। इनको क्या करेगा? पराजित कर देगा जयपाल को। और बच्चा 998 में सुबुतगीन क्या होगा? मर जाएगा। सुबुतगीन 998 में क्या होगा? मर जाएगा। और इसी का बेटा हुआ है बेटा कौन? महमूद गजनबी। क्या है? महमूद गजनबी। इन्हीं का बेटा क्या है? महमूद गजनबी। यही आदमी क्या है? महमूद गजनी। ये क्या काम करेगा? 998 में गजनी वंश का शासक बनेगा। 1030 तक रहेगा बेटा हुआ। 1001 से 1027 तक भारत पर कितना आक्रमण करेगा? 17 बार आक्रमण करेगा। कितने बार? 17 बार आक्रमण करेगा। इसे ही मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसे ही मूर्ति भंजक कहा जाता है। जैसे बीजेपी कहते नहीं है अभी काशी मथुरा बाकी है, वही काशी मथुरा बाकी है, सही कहती है। महमूद गजनबी, मथुरा आएगा अभी बताने जा रहा हूं, इतिहास पढ़ाऊंगा आपको और बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहला आक्रमण कब करेगा? 1001 में। बेटा हुआ कब करेगा? 1001 में। कहां पर करेगा? पेशावर पर। किसके ऊपर करेगा? उन्हीं जयपाल के ऊपर करेगा। किसके ऊपर बेटा? जयपाल के ऊपर करेगा। और जयपाल हार गया रहा करे पापा से, सुबुतगीन से, और इससे भी हार गए, ये पप्पा से भी हार गया रहा, इससे भी हार गया रहा। तो जयपाल भाई साहब आत्मगलीन कर कर क्या करेंगे? सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। और जयपाल के बेटा हुआ कौन रहेगा? आनंद पाल रहेगा। जयपाल के बेटा हुआ कौन रहेगा? आनंद पाल रहेगा। तो
थोड़ा सा इतिहास काट के बताता हूं आपको। तो जयपाल के ऊपर पहला आक्रमण, बेटा हुआ इसका जो एक आक्रमण आपको और याद रखना है, आक्रमण बहुत हुए हैं लेकिन आपको बताऊंगा क्या। 1018 में कहां करेगा, कन्नौज पर आक्रमण। कहां पर, कन्नौज। और इसी समय बच्चा जाएगा कहां पर, मथुरा। और मथुरा में लगभग 1000 मूर्तियों को क्या करेगा, तोड़ डालेगा। लगभग 1000 मूर्तियों को तोड़ डालेगा। गुज्जर वाला आक्रमण जो था 1018 में कन्नौज के समय, वहीं पर क्या करेगा, 1000 मूर्तियों को मथुरा में क्या करेगा, तोड़ डालेगा। इसका बेटा हुआ जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो क्या है, 1025 का। कौन सा, गुजरात के, याद रखना 1025 का। कौन सा, गुजरात के बेटा हुआ, गुजरात के। कहां पर, सब जानते हो, सोमनाथ मंदिरिया पर। कहां पर बेटा, सोमनाथ मंदिर पर। कहां पर, सोमनाथ मंदिर पर। कब करेगा, 1075 में। शासक कौन है, भीम प्रथम। शासक के रहा भीर प्रथम। और बच्चा पूरे सोमनाथ मंदिरिया को क्या करेगा, लूट लेगा। और यही सोमनाथ मंदिरिया को लूट कर बेटा हुआ 16वां आक्रमण रहा उसका। ये कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। यही को लूटकर मुल्तान के रास्ते जाएगा कहां पर, गजनी। लेकिन बिचौं कुछ मिल जाएंगे जाट, और जाट कुछ धना ऐसे छीन लेंगे, ये गुस्सा हो जाएगा, बेटा वह ठीक काम नहीं करो, लौट के आए तो सका छोड़ब ना। लौट कर आएगा 1027 में अंतिम आक्रमण करेगा। किसके विरुद्ध बेटा हुआ, जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। और 1028 में क्या होगा, 1030 में क्या होगा, मर जाएगा मोहम्मद गौरी। कौन, मोहम्मद गजनबी। कौन, मोहम्मद गजनबी। आगे सुनो, ये करिए बाद एक आदमी और आएगा, वकई नाम याद रखो, मोहम्मद गौरी। कौन बेटा हुआ, मोहम्मद गौरी। ये कब करेगा, ये 1175 में पहला आक्रमण करेगा। इनके बारे में सुन ले बेटा, 1175 में पहला आक्रमण करेगा। कहां पर, मुल्तान में। कहां पर करेगा, मुल्तान में। अब मुल्तान, सॉरी 1175 यहां लिखना चाहिए था, 1175 पर कहां का आक्रमण करेगा, मुल्तान में। अब गजनबी सोमनाथ मंदिरिया लूटे रहे, इनहुक दिमाग में खुराफा जन्मा, कहीं चलो हम लूट ली मंदिरिया भैया। ये गए मंदिर लूटे। कब, ये लूटे गए 1178 में। अब भैया वहां पर शासक रहे के भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय की मम्मी रहीन कौन, नायिका देवी। नायिका देवी। और ये रहीन भैया विधवा। और ये महतारी बेटवा मिलकर मोहम्मद गौरी का दौरा मारीन। और भैया जान है ना, माउंट आबू पहाड़ी है। कहां पर, अरावली पहाड़ियों में। ये मोहम्मद गौरी गए छुपाए छुपाए भागे। कहां पर, ये कहां भागे, ये जाए के भागे भैया माउंट आबू पहाड़ी गुजरात में चुके। और ये मोहम्मद गौरी के भारत में का रहा, प्रथम हार रहा। के हरावा, भीम द्वितीय। कहां आक्रमण करी, नहायम्बर, सोमनाथ मंदिर पर। कहां आक्रमण किए थे, सोमनाथ मंदिर पर। के हरावा, भीम द्वितीय। अब ये रास्ता बदल दे हैं, अब जाके पेशावर की तरफ से फिर आक्रमण करेंगे उत्तर भारत की ओर, लाहौर की ओर। तो जब ये आक्रमण करेंगे उधरिया जाकर, तो जब उधर आक्रमण करेंगे भैया ध्यान सुनो, ये क्या काम करेगा, ये बच्चा ना 1199 में भटिंडा जीत लेगा। भटिंडा पर आक्रमण करेगा। अब इधर रास्ता बदल दिए, अब भटिंडा जब आक्रमण करेगा, अब भटिंडा की सीमा भैया कैसे लागत रहा, ये भटिंडा की सीमा लागत रहा बेटा हुआ कैसे, दिल्ली से। और दिल्ली भैया पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अब तो युद्ध होना तय था, जैसे प्यार तो होना ही था ऐसे युद्ध होना तय था। जब भटिंडा जीत ली सी मोहम्मद गौरी, तब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सीमा क्या हुआ, आपस में लगे लाग भैया। 1191 में बटुआ याद करो, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का क्या हुआ, प्रथम युद्ध। के लड़ा, पृथ्वीराज चौहान। के लड़ा, चौहान जी लड़े। के लड़ा बेटा हुआ, चौहान जी। और कौन लड़ा, मोहम्मद गौरी। अब भैया चौहान भाई साहब मोहम्मद गौरी का मात लेके गए वहां तक, काबुल तक हो। अब मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान कहीं ना, गौरी मुंह दिखाओ तब्बे मारब। पृथ्वीराज चौहान कहीं की राजपूत पीठ पे वार नहीं करेंगे, और जिंदा छोड़ दीन। अब भाई साहब ये आए, अब ये लौट के आए, कहूँ देख लीन संयोगता का। बस भाई साहब इनके दिल में का होगा, पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, दिल हार गए संयोगता का। अब संयोगतक पापा जान गए, बस संयोगतक पापा बन गए भैया काओ अमरेशपुरी। कहीं नाराज सिमरन तुम्हारी नहीं होगी, बस वह संयोगतक पापा के जयचंद। अब वही जयचंद भाई साहब संयोगतक रचाए दिन का स्वयंवर। बस पृथ्वीराज चौहान घोड़ा लेन टिक डिक पहुंच गए, कहीं चल सिमरन लेके भाग गए। अब बहुत सारे राजपूत वहां बैठा रहे, उनके बेइज्जती होएगा, और क्या कहे जयचंद के भी बेइज्जती होएगा।
कही बेटवा ठीक काम ना करे हो। तब भैया मोहम्मद गौरी का बुलाइन जयचंद 1992 में बेटा हुआ तराइन के द्वितीय युद्ध, और यही तराइन के द्वितीय युद्ध में भाई साहब जयचंद का दे दिन धोखा और पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी का करीन निपटा दिन गटई काट दिन। इतिहासकार बतावत है। लेकिन बेटा हुआ याद कर लियो एक आदमी और कौन है, चंदबरदाई, ये किताब लिखे हैं पृथ्वीराज रासो वम्मन का कहीं ना मोहम्मद गौरी मारिस नहीं मोहम्मद गौरी क्या काम किया पृथ्वीराज चौहान को लेकर चला गया कहाँ, गजनी, और वहां का रचाइस भाला प्रतियोगिता। अब भाला प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान से कहिस पृथ्वीराज चौहान मेरे खिलाड़ियों को हराओ तुम आजाद हो। तब चंदबरदाई एक तो दोहा पड़ी कहीं 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम है, और फेंक जहां तक भाला जाए ना चूको चौहान है। और भाई साहब पृथ्वीराज चौहान भाला फेंक दिन मोहम्मद गौरी मर गए। ये कहानी के है ये पृथ्वीराज रासो के चंदबरदाई के है, ठीक है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। फिर भैया क्या होगा 1194 में चंदावर का युद्ध होगा। चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच होगा बेटा हुआ, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच होगा, ये होगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, और उसको भी क्या करेगा उसमें निपटा डालेगा। और यही मोहम्मद गौरी बेटा 1206 में क्या होगा, मर जाएगा। खक्खर जनजातियों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान रहेगा और इसी के तहत ये मर जाएगा, और इसी का गुलाम निकल कर आएगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली पर क्या करेगा, दिल्ली लाहौर को राजधानी बनाएगा। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश, मामूलक वंश या दास वंश की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। आप समझ गए होंगे, इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको तो कितना मजा आने वाला है। चलिए आगे सुनिए, तो क्या है, ध्यान सुनिएगा। कहां पर, जाटों के विरुद्ध था। और सोमनाथ बेटा हुआ जानी रहे हो क्या था, सोमनाथ 1025वां आक्रमण, और ये का था 1027 में, तो कहिए 16वां आक्रमण था, ये 17वां आक्रमण था। अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था। पूछ लेंगे सवाल आपके जीडी में, आप सवाल करके रहेंगे, ये वादा है। आगे सुनिए क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। पहली बात बेटा हुआ जान लो, महाभियोग ये महाअभियोग होना चाहिए, अभियोग तो ये महाअभियोग, लेकिन बेटा हुआ महाअभियोग जो है ना, उपराष्ट्रपति के लिए महाअभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है बेटा, क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ है, हाँ, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। जान लेते हैं कौन सी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनो बेटा हुआ। काओ, उपराष्ट्रपति को पद को हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में ही महाअभियोग लाया जा सकता है। लेकिन बेटा हुआ इसके लिए शर्तें हैं, याद कर लीजिए। इसके लिए दोस्त क्या है मित्र, शर्तें हैं। वो शर्त क्या है, सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा नोटिस दिया जाए, किसे, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, कितना दिन पहले, 14 दिन पूर्व। कितना दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व। और क्या काम करें, 2/3 से क्या कर दे, पारित। 2/3 यानी लगभग 66% सदस्य क्या कर दे, पारित। लाने के लिए कितना, 25, पारित होने के लिए 66। और बेटा हुआ लोकसभा की मंजूरी क्या हो जाए, अनिवार्य। लोकसभा की मंजूरी क्या होगा, अनिवार्य। लोकसभा की मंजूरी क्या होगा, अनिवार्य। और उपराष्ट्रपति पद से क्या हो जाएगा, मुक्त। उपराष्ट्रपति पद से क्या हो जाएगा, मुक्त। तो सही जवाब मित्र क्या होगा, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई जा सकती है, किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा। कारण यह है अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति क्या होता है मित्र, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति होता है। चलिए अगला सवाल देखो मित्र, अगला सवाल कह रहा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। मित्र याद रखना, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 35, इसी में कहा गया है कि SC/ST को, बेटा ध्यान सुनना, ये निर्देश है बेटा हुआ, DPSP की तरह कार्य करता है अनुच्छेद 135। राज्य को बेटा निर्देश दिया गया है
क्या निर्देश दिया गया है? कहा गया है एससी एसटी को आरक्षण देते समय, एसटी एसटी को आरक्षण देते समय राज्य कार्य की दक्षता को ध्यान में रखेगा। कार्य की दक्षता को क्या रखेगा? ध्यान। यानी आरक्षण की मात्रा इतनी ना हो जाए, आरक्षण की मात्रा इतनी ना हो जाए कि कार्य की एफिशिएंसी यानी कार्य की गुणवत्ता में कमी आ जाए। यही क्या है? अनुच्छेद 335 बेटा हुआ। लेकिन आपसे कहे 16(4) में नौकरी में आरक्षण है। किसमें? नौकरी में। किसमें? नौकरी में। किसे? पिछड़े वर्गों। किसे? पिछड़े वर्गों, पिछड़े हुए नागरिकों को। इसमें क्या है बेटा? नौकरियों में आरक्षण। और बेटा 15(4) में क्या है? 15(4) में क्या है? शैक्षणिक आरक्षण। शैक्षणिक आरक्षण 15(4) में क्या है? शैक्षणिक आरक्षण है। 15(4) में क्या है? शैक्षणिक आरक्षण। और 16(4) में क्या है? नौकरियों में आरक्षण। लेकिन एससी एसटी वाला आरक्षण किसमें है? एससी एसटी वाला किसमें है दोस्त? किसमें है? किसमें है? 35 में। फिर से याद कर लो, 16(4) में नियुक्ति एवं पदोन्नतियों में आरक्षण। अनुच्छेद 15(4) में किसमें है? शैक्षणिक आरक्षण। अनुच्छेद 15(4) में क्या है? शैक्षणिक आरक्षण। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा अस्थायी दांतों में उपस्थितियों में रासायनिक पदार्थ क्या होता है? CA3PO4 यही होता है आपका इसका रासायनिक नाम। लंबा चौड़ा क्लास थोड़ा लंबा हो रहा। अगला सवाल देखें बेटा, फटाफट अपनी कॉपी पर सवाल अटेंड करो। क्या कह रहा है? न्यूक्लियस केंद्रक के अंतर्गत उपस्थित होता है। बेटा किसके अंतर्गत उपस्थित होता है? तो ये होता है कि न्यूक्लियस केंद्रक। क्या होता है? न्यूक्लियस केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है? उपस्थित होता है। आगे सवाल सुनिए। अगला सवाल कह रहा मेटेरियल एक शीतल पावन है या किस घाटी में चलती है? या किस घाटी में चलती है? एक घाटी है बेटा रोन घाटी। एक घाटी है किसी घाटी? रोन घाटी, वहीं पर चलती है। प्रीवियस ईयर का सवाल है सब। क्या रेयान के निर्माण के लिए कच्चे मालों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है मित्र। रेयान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे माल के रूप में सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखो, कह रहा निम्नलिखित में से आपको बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं, देखिए पढ़िए सवाल, थोड़ा अब पढ़िए सवाल। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। नीति आयोग ने क्रेडिट सब्सिडी लिंक्ड कैपिटल और टेक्नोलॉजी को मंजूरी दे दिया है। कह रहा यह योजना सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग पद्धतियों की उन्नति के लिए है। ये क्या है? अगला कह रहा है यह जीरो। बेटा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये गलत है। यह योजना सूक्ष्म, जी हाँ एमएसएमई सेक्टर बेटा, सूक्ष्म एवं लघु एवं प्रौद्योगिकी उन्नति को सुरक्षित प्रदान करने के लिए किया गया है। और यह जीरो डेबिट पर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बेटा क्या है? डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है। अगला सवाल करा भारतीय आयकर विभाग। भारतीय आयकर क्या है? भारतीय आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और समानुपातिक है। बेटा ध्यान से सुनना, आयकर के कितने प्रकार हैं? कर लगाने के कितने प्रकार हैं? तो अगर आप कर लगाने के प्रकार पूछे तो बेटा एक प्रकार क्या है? प्रतिगामी, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। प्रगतिशील क्या होता है? प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होता है दोस्त? ठीक से सुन लेना, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहां बेटा क्या है? कर की दर 10, 20, 30, 40 ये आय है। ये किसी व्यक्ति का क्या है? आय। ठीक है। और यहां बेटा 5, 10, 15, 20 ये क्या है? ये है बेटा कर की दर। ये क्या है? कर की दर। ये क्या है? कर की दर। अब ध्यान से सुनना, इस डायग्राम को देखना, आपको कुछ समझना चाहिए। क्या? जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे कर का दर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आय बढ़ेगा कर का दर बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? प्रगतिशील। क्या कहलाएगा? प्रगतिशील कर प्रणाली। क्या कहलाएगा बेटा? प्रगतिशील कर प्रणाली। अगला बात सुनिए, प्रतिगामी। ये क्या होता है? इसको देखो, प्रतिगामी क्या होता है? ये देखो 10, 20, 30, 40, 50 ये आय है। ये आय है लाख में। 5,
10, 15, 20। ये क्या है? ये कर की दर है। मित्र इसको ठीक से देखो, ये क्या हो रहा है? आय बढ़ने के साथ कर की दर में क्या हो रहा है? कमी। आय बढ़ने के साथ कर की दर में क्या हो रहा है? कमी। जब आय बढ़ने के साथ कर की दर में हो कमी तो क्या होगा? प्रतगामी। तो क्या होगा मित्र? प्रतगामी। एक चीज और देख लो बेटा, 10, 20, 30, 40, ये क्या है? आय। ये क्या है? आय लाख में। ये 5, 10, 15, 20, ये क्या है? कर की दर। ये क्या है? कर की दर। अब जरा ठीक से देखो, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? ये अनुपातिक हो गया। क्या हो गया? अनुपातिक हो गया। क्या हो गया? अनुपातिक। सभी आय वर्ग के लिए कर का दर क्या है? समान। तो क्या कहलाएगा? अनुपातिक। बेटा एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, ये 10, 20, 30 और 40, इधर देख लो, इधर देख लो, 5, 10, 15, 20, ये क्या है? दर। और ये क्या है? आय। अब जरा ठीक से देखना, अब क्या हो गया बेटा? एक सीमा तक तो कर की दर बढ़ी है, एक सीमा तक कर की दर बढ़ी है, और एक सीमा के बाद कर का दर क्या हो गया है? कांस्टेंट। और इसी को क्या कहते हैं? अधो अधो अधोगामी। कौन सा? अधोगामी कर प्रणाली। जिसमें क्या हो? जिसमें प्रगतिशील, प्रगतिशील, प्रगतिशील और क्या? अनुपातिक, अनुपातिक दोनों के गुण हो, उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील। फिर से सुने दोस्त, क्या उसे कहते हैं? प्रगतिशील। जब आय बढ़ने के साथ कर का दर बढ़ा तो प्रगतिशील, जब आय बढ़ने के साथ कर का दर घटा तो प्रतगामी, और जब सभी आय वर्ग के लिए समान, जब सभी आय वर्ग के लिए समान तो अनुपातिक, जब सभी आय वर्ग के लिए समान तो अनुपातिक, और जब एक सीमा तक बढ़ा उसके बाद सबके लिए समान तो क्या हो गया? अधोगामी। अब बेटा ध्यान सुनो, ये तो कर के प्रकार लगाने के हैं। कर या तो प्रत्यक्ष होता है, या तो प्रत्यक्ष होता है, या तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर क्या होता है? इसमें बेटा कराघात, कराघात तथा करापात, करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़े तब प्रत्यक्ष कर प्रणाली। लेकिन बेटा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली क्या? कराघात, कराघात पड़े यक्ष पर और करापात पड़े क्या? वाई पर। करापात क्या पड़े? वाई पर। यानी जहां कर का हस्तांतरण हो जाए या स्थानांतरण हो जाए वो अप्रत्यक्ष, और जहां कर का हस्तांतरण या स्थानांतरण ना हो पाए वो क्या होगा? प्रत्यक्ष। वो क्या होगा दोस्त? प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष कर में कुछ कर जान लो, कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर हैं, कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर हैं? याद रखना बेटा, व्यक्तिगत आयकर, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आयकर, क्या? व्यक्तिगत आयकर। इसके अलावा बेटा क्या? निगम कर। इसके अलावा क्या? निगम कर। इसके अलावा बेटा पूंजी लाभ कर। क्या? पूंजी लाभ कर। रट्टा मान लो दोस्त, पूंजी लाभ कर। इसके अलावा क्या है? संपत्ति कर, संपत्ति कर, संपत्ति कर, संपत्ति कर। इसके अलावा क्या है? उपहार कर, उपहार कर। इसकी एक बात और है बेटा, क्या? एक कर और है क्या? फ्रिज कर। क्या कर है? फ्रिज कर। और एक कर और है क्या? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। प्रतिभूति, प्रतिभूति, प्रतिभूत विनिमय कर, प्रतिभूत विनिमय कर, प्रतिभूत विनिमय कर। ये कैसे कर है? प्रत्यक्ष कर है। ये कैसे कर है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर सुनो दोस्त, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से कर है? बेटा जीएसटी, जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। सेल टैक्स कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ये सारे कैसे कर है? अप्रत्यक्ष कर। सैन बेट, सैन बेट, SEN, सैन वेट। सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स बेटा यस बेट, यस बेट, स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स। इसके अलावा बेटा क्या? वैट जिसे कहते हैं आप। इसके अलावा क्या? अप्रत्यक्ष करों में क्या? एक्साइज। क्या बेटा? एक्साइज। इसके अलावा क्या? कस्टम। क्या? कस्टम। क्या? कस्टम। ये कैसे कर हैं? एक और है, एक और है बेटा, क्या? मोड बेट, मोड बेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। नाम रट लीजिए, जीएसटी, सेल टैक्स, सैन बेट, यस बेट, वैट, एक्साइज,
कस्टम, मॉडिफाइड वैल्यू वाले टैक्स। एक टैक्स और है बेटा, सर्विस टैक्स, सेवा कर। सेवा कर भी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। ठीक से देखना बेटा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन वसूलता है? यह वसूलता है सीबीडीटी। और अप्रत्यक्ष कर कौन वसूलता है? सीबीईसी, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। और यह क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये वसूलता है प्रत्यक्ष कर और ये वसूलता है कौन सा कर? अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगला सवाल कह रहा है, उपभोक्ता संतुलन में यह तभी, उपभोक्ता संतुलन में उपभोक्ता संतुलन में उपभोक्ता संतुलन में तभी कहा जाता है यदि, यदि बेटा उसके आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकता पूरी हो जाए। आय की एक नियत स्तर से, जितनी आय हो उसका एक नियत स्तर से उसकी आवश्यकता क्या हो जाए? पूरी हो जाए, तो उसी को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। भाई साहब आपकी आय 10,000 है, खर्चा 12,000 है, अब तुम्हारी उपभोक्ता संतुलन कर पाओगे? कभी उपभोक्ता संतुलन में नहीं रहेगा। इकोनॉमी पढ़ाते वक्त ये बात आपको बताऊंगा। अगला सवाल कह रहा है, एमएस ऑफिस फोटोशॉप, एमएस ऑफिस फोटोशॉप एनी मैजिक किसके उदाहरण है? तो भाई साहब आप जान रहे हैं ये किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। डिवाइस सिस्टम है? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जी हाँ ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा ओएस जिसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कौन? विंडो, जैसे क्या? विंडो, विंडो 7, विंडो 10 डॉट, विंडो 10 डॉट, ये सब कैसे कर हैं? ये सब सॉरी क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये सब। लेकिन ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर काम करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं? कार्य। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगला, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल, सवाल है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? जैसे आपके शरीर में जब कैंसर हो जाता है आप खत्म होने चालू हो जाते हैं, ऐसे बेटा हुआ अम्लीय वर्षा H2SO4, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल क्या हो रहा है? ताजमहल का कलर क्या हो रहा है? पीला हो रहा है और उसकी पत्थरों में क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? मार्बल कैंसर कहा जाता है। क्या? मार्बल कैंसर कहा जाता है। किसके कारण? किसके कारण? H2SO4, अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। जीवाणुओं का संक्रमण कराने वाला विषाणु क्या कहलाता है? जीवाणुभोजी क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है जीवाणुभोजी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पिटिटिव द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल सब्सिडीज पीएनआर के रूप में मान्यता करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? पहला भारतीय कौन बना है? आचल मल्होत्रा, रामकृष्ण मुक्कलबिल्ला, अचल राम बहादुर राय। फिर से सवाल पढ़ते हैं। कहता संयुक्त राष्ट्र, सवाल शायद गलत हो गया है, सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शायद क्वेश्चन गलत हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ कुछ और होना चाहिए था। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कोई दूसरा जारी करता है। रामकृष्ण मुक्कलबिल्ला, विजय अमृत राय, आचल मल्होत्रा, राम बहादुर राय। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, शायद सवाल मैंने दिया कुछ और था, टाइप उसने कुछ और किया है। चलिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सिगरेटरी एसोसिएशन की पहली महिला भारतीय कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला लीसा कौन बनी है? लीसा स्टोलेस। कौन? लीसा स्टोलेस बनी हुई है। नाम रट्टा मान लीजिएगा, लीसा स्टोलेस बनी है। जुलाई 2022 में किसने फाइनलिस एक्शन स्टॉक फोर्स FATF की अध्यक्षता का पदभार संभाला हुआ है? कौन? डॉक्टर मैक्स पियर्स, अरविंद सक्सेना, डॉक्टर टी राज, सुरेश श्रीमान, डॉक्टर मैक्स पिलियर, इन्होंने संभाला हुआ है।
अगला सवाल कह रहा अगस्त अगस्त 21 अगस्त 2022 को भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन, ये बच्चा बॉम्बे पुणे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगस्त 2022 को भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन ये किसने चलाया है? महाराष्ट्र बॉम्बे ने। किसने? महाराष्ट्र बॉम्बे ने। ये आज का 20 क्वेश्चन क्या हो गया दोस्त? कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और है। अच्छा ये तो हो गया, महाराष्ट्र पुणे ने, वही सवाल शायद टाइप हो गया है। ठीक है, तो ये आज के 20 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 शायद मिसप्रिंट था, उसको मैं देख लूंगा। ठीक है, तो आज के 20 क्वेश्चन क्या हो गए? ये कंप्लीट हो गए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जीडी के लिए, पुलिस के लिए तैयार हो जाए, पुलिस के लिए आप तैयार हो जाए दोस्त। फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम में अपने आप अकेले हो जाओ, यार मित्र जो हो उनसे कट जाओ। क्या काम करो? पढ़ाई। जैसे आप एग्जाम के समय अकेले होगे, रिजल्ट के समय दुनिया आपके साथ भीड़ में खड़ी हो जाएगी। और दोस्त इस समय खूब मित्रता यार निभाओगे, क्या काम करेगी? दुनिया आपसे एग्जाम के बाद कटेगी। ठीक है, तब तक दोस्त जुड़े रहें। प्लीज भाई वीडियो को शेयर करो यार, पहुंचाओ लोगों तक। ठीक है, आगे सुनो। सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो कमेंट करते रहो। सब्जेक्ट पे मैंने वोटिंग किया है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा कमेंट आया हुआ है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ही मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा आपको। यूपी पुलिस के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। जीएस पढ़ाने के लिए मैं आ रहा हूँ, आपको लाइव आऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें दोस्त। स्वस्थ रहो, हमारे साथ जुड़े रहो।